हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से स्वागत है आपका पाठक इंस्टीट्यूट ऑफिशियल के हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैं लास्ट वीडियो में आपसे कहा था कि उत्तराखंड मेंस के जो बच्चे हैं उनके लिए एक स्पेशल सीरीज में लेकर के आने वाला हूं। तो पहला मैंने एक लेक्चर इसमें डाला था पहले, तो उसमें हमने सिलेबस डिस्कस किया था। तो आज मैं बच्चों आपके सामने हाजिर हूँ दूसरे लेक्चर के साथ में। तो आज के लेक्चर में बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं? देखो बच्चों, आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा उत्तराखंड उत्तराखंड का जो इतिहास है, इतिहास के स्रोत। यानी कि अगर साधारण भाषा में कहें या अंग्रेजी में हम कहें तो सोर्सेज ऑफ उत्तराखंड हिस्ट्री, या एक अन्य भाषा में कहूं तो हम आज पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेखों के बारे में। तो इसलिए आप वीडियो में बने रहिए। बहुत इंपॉर्टेंट इंसाइट जो जनरली किताबों में नहीं मिलती है। कॉमनली आप कोई सी भी किताब पढ़ें, जो बच्चे तैयारी करते हैं, अजय रावत पढ़ रहे हो, परीक्षा वाणी पढ़ रहे हो, तो कुछ ऐसी इंसाइट्स मैं आपको इसके अंतर्गत दूंगा जो आपको जनरली अन्य कहीं सोर्सेज पे नहीं मिलती है। ठीक है ना बच्चों? तो लास्ट ईयर मेंस में एक क्वेश्चन भी था, सीधे सीधे मेंस में क्वेश्चन आया कि एक उत्तराखंड के इतिहास जानने के जो स्रोत हैं उनका वर्णन कीजिए। तो सीधे सीधे इसको आपको डिस्क्राइब करना था। तो कैसे डिस्क्राइब करना था, इसी क्वेश्चन को मैं लेके चलता हूँ। ठीक है ना? तो बच्चों, तो बात हम क्या कर रहे हैं? तो हम बात कर रहे हैं स्रोत की। तो चाहे उत्तराखंड की हिस्ट्री हो, चाहे इंडियन हिस्ट्री हो, तो इतिहास जानने के मुख्य रूप से दो ही स्रोत होते हैं। कौन कौन से स्रोत होते हैं? इतिहास जानने के एक स्रोत होते हैं बच्चों, जिसको हम कहते हैं साहित्यिक, यानी कि लिटरेरी सोर्सेज। और दूसरे जो स्रोत होते हैं बच्चों, ये होते हैं पुरातात्विक, जिनको हम बोलते हैं आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। ठीक है ना? अब बेसिकली इन दोनों विधाओं का जब इतिहास के अध्ययन में हम प्रयोग करते हैं, तो हमें कुछ कई जगह पर हमारे पास क्या होते हैं, केवल साहित्यिक स्रोत ही उपलब्ध होते हैं, और कई जगह पर हमारे पास केवल पुरातात्विक स्रोत ही उपलब्ध होते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो कभी-कभी हमें ये भी देखना पड़ता है कि जो साहित्यिक स्रोत हमें प्राप्त हो रहे हैं, क्या ये समकालीन पुरातात्विक स्रोतों से मेल खाते हैं? क्या ये रेटिफ़ाई हो रहे हैं? अगर ये रेटिफ़ाई हो रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, जो लेवल ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ऑथेंटिक हो जाएगा। अगर केवल साहित्यिक बात लिखी हुई है और उसका कोई हमको क्रॉस एविडेंस नहीं मिल रहा है, कोई हमको अभिलेख नहीं मिल रहा है, कोई हमको पांडुलिपि नहीं मिल रही उससे संबंधित, तो उसकी ऑथेंटिसिटी कंपैरेटिवली बच्चों थोड़ी-सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब हम उत्तराखंड के स्रोत की बात करते हैं, तो साहित्यिक और पुरातात्विक, तो पुरातात्विक स्रोतों का महत्व, पहली बात तो क्या है, उस क्षेत्र के लिए ज़्यादा हो जाता है जब हम प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल के लिए महत्वपूर्ण ज़्यादा क्यों है? क्योंकि प्री हिस्टोरिक एज हम ऐसे एज को ही कहते हैं बच्चों, जहाँ पर लिपि का विकास नहीं हुआ है, स्क्रिप्ट नहीं है यहाँ। ठीक है ना? अब बेसिकली है क्या, थोड़ा हिस्ट्री से इसको लिंक करके आपको समझाऊँगा। देखिए हो क्या रहा है, जब हम पाषाण काल पढ़ रहे हैं हिस्ट्री में, हम जब स्टोन एज पढ़ रहे हैं, तो लगभग आज से 70,000 वर्ष पूर्व, कहाँ? 70,000 वर्ष पूर्व यहाँ पर मानव के अंदर बच्चों क्या हुई? संज्ञानात्मक क्रांति हुई। संज्ञानात्मक क्रांति का मतलब क्या है? संज्ञानात्मक क्रांति हुई। कहने का मतलब क्या? इसके अंतर्गत, इसके अंदर कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया। क्या आया? कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आया। कॉग्निटिव रिवॉल्यूशन आने का मतलब क्या था कि मानव अपने भावों को व्यक्त करने के लिए भाषा का प्रयोग करना सीखना, साइंस का प्रयोग करना सीखना, ठीक है ना? चीज़ों की पहचान रखना, चीज़ों का संज्ञान लेना, उनको नोटिस करना, इसी मानव की जो ये कला विकसित हुई, इसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? इसको हम संज्ञानात्मक क्रांति कहते हैं। और संज्ञानात्मक क्रांति के परिणाम स्वरूप ही क्या हुआ? मानव ने कुछ औजारों का निर्माण, ठीक है ना? और औजार तो पहले से भी बना रहा था, लेकिन हम कहें कि परिष्कृत औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। किसका निर्माण प्रारंभ किया? परिष्कृत औजारों का निर्माण प्रारंभ किया। तो ये बात समझने की है। बेसिकली अब ये थोड़ा-सा हिस्ट्री का सेक्शन अलग हो जाता है, तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में ना घुसते हुए, लेकिन आपको बता रहा हूँ कि बेसिकली जब हम इतिहास को समझ रहे हैं, तो हमें इस वे में समझना है कि ताकि हम जो अपना विचार उसमें व्यक्त करें, या हम जो भी क्वेश्चन उसमें राइटिंग करें, वो क्या हो? वो एकदम ऑथेंटिक लगे। ठीक है ना बच्चों? तो ज़्यादा इस पर टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे की बात मैं आपको बताता हूँ। तो बेसिकली क्या हो रहा है? ठीक है? तो साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोत। अब जब हम उत्तराखंड के इतिहास की बात करते हैं या भारतीय इतिहास की भी बात करते हैं, तो इन साहित्यिक स्रोतों को हम बच्चों 2 भागों में बाँट देते हैं। ठीक है ना? कौन-कौन सा साहित्य होता है?
एक तो होता है धार्मिक साहित्य, जिसको हम बोलते हैं क्या, रिलीजियस लिटरेचर। एक क्या होता है, धार्मिक साहित्य, जिसको हम कह रहे हैं रिलीजियस लिटरेचर। और दूसरा क्या होता है बच्चों, दूसरा होता है गैर धार्मिक साहित्य। गैर धार्मिक साहित्य बोले तो ऐसे स्रोत, ऐसे साहित्यिक स्रोत जिनको लिखने का विषय धार्मिक धर्म नहीं है, जिसके केंद्रीय विषय वस्तु धर्म नहीं है। जैसे धार्मिक ग्रंथों की हम बात करें तो धार्मिक ग्रंथों में हमारे तीन कैटेगरी इसकी होती है। एक तो क्या होते हैं बच्चों, एक तो होते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, जिनको हम वेद पुराण को इसके अंतर्गत रखते हैं। दूसरे हमारे होते हैं बच्चों बौद्ध धर्म ग्रंथ, बौद्ध धर्म ग्रंथ। और तीसरे हमारे होते हैं बच्चों जैन धर्म ग्रंथ, जैन धर्म ग्रंथ। एक एक करके फिर मैं इसको डिस्कस करूंगा, तो अगर आप नोट डाउन इसको कर रहे होंगे, एक बात मेरी आपसे जरूर रिक्वेस्ट है, जो भी आप इसको देखें तो आप एक पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठे साथ में। आप देखेंगे आपने कितने ल्यूसिड वे में, जो कि बहुत सारे छात्रों के लिए बहुत टफ है, उस बात को आपने बहुत आसानी से सीख लिया है। ठीक है ना। तो क्या ब्राह्मण ग्रंथ आते हैं इसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत बौद्ध धर्म ग्रंथ आते हैं, और इसके अंतर्गत क्या आते हैं बच्चों, जैन धर्म ग्रंथ आते हैं। अब अगर हम गैर धार्मिक साहित्य की बात करें तो गैर धार्मिक साहित्य में क्या आया, जैसे पाणिनि की अष्टाध्यायी, ठीक है ना, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है ना, कालिदास का जैसे अभिज्ञान शकुंतलम हो गया, अभिज्ञान शकुंतलम, ठीक है। और अभिज्ञान शकुंतलम की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके साथ साथ में मेघदूत, ऋतु संहार, ठीक है ना, सिक्स्थ जो है कुमार संभव। तो ये कुछ क्या है बच्चों, ये प्रमुख गैर धार्मिक साहित्य। एक इसमें जैसे हम और लिख सकते हैं, इसमें जो राज तरंगणी है, राज तरंगिणी, यानी कि राज तरंगिणी बोले तो जिसमें कश्मीर का इतिहास लिखा है कलहण ने, ठीक है ना। तो ये ऐसे जो ग्रंथ है ये हमारे आ जाते हैं गैर धार्मिक साहित्य में, और ये ग्रंथ हमारे आ जाते हैं बच्चों किसमें, ये आ जाते हैं हमारे धार्मिक साहित्य में, ठीक है ना। तो थोड़ा थोड़ा मैं इनके बारे में आपको जानकारी दूंगा, तो इसको अगर आपको लिखना होगा तो आप इसको लिख सकते हैं। तो अष्टाध्यायी, अर्थशास्त्र, अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत, ऋतु संहार, कुमार संभव और राजतरंगिणी, ये सब के सब क्या है बच्चों, ये गैर धार्मिक स्रोत है, ठीक है ना। तो इसको लिखने के बाद में थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी और दूं। देखो, अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपको प्रीलिम्स की जैसे बहुत फैक्चुअल डिटेल्स में नहीं जाना है। अब क्योंकि क्वेश्चन जो आपकी वर्ड लिमिट है क्वेश्चन आंसर्स की, 50 वर्ड्स के क्वेश्चन है, 100 वर्ड्स के क्वेश्चन है, और 150 वर्ड्स के क्वेश्चन है। तो इससे ज़्यादा बहुत भूमिका बना करके बैकग्राउंड लिखना, कंक्लूजन लिखना, ये संभव अब नहीं बचा है। तो सीधे टू द पॉइंट आंसर लिखना ज़्यादा अच्छा है, अगर मैं आपको पर्सनल अपना ओपिनियन बताऊँ, ठीक है ना बच्चों। अब जब हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, ठीक है, जब हम ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं, ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है ना, या इसको आप कह सकते हो हिंदू लिटरेचर कह सकते हो, ब्राह्मणिक लिटरेचर कह सकते हो इंग्लिश में, ठीक है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथों में जैसे बच्चों ऋग्वेद है, ऋग्वेद है, दूसरा महाभारत है, तीसरा रामायण है। अब रामायण यहाँ पर वाल्मीकि कृत रामायण की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। चौथा स्कंद पुराण है, पांचवा विष्णु पुराण है, ठीक है ना, विष्णु पुराण है। अब जैसे अलग अलग उल्लेख आया, जैसे अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो ऋग्वेद में उत्तराखंड के लिए जो शब्द प्रयोग हुआ है, इसे ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि कहा गया है, ठीक है ना, ऋषि मुनियों और तपस्वियों की भूमि कहा गया है। और एक नदी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है जो है अलकनंदा। तो अलकनंदा को ऋग्वेद में हिरण्यवती के नाम से जाना गया है, कहाँ बच्चों, ऋग्वेद में। तो ये ऋग्वेद के सेंस में रेफरेंस है। दूसरा अगर हम महाभारत की बात करें तो महाभारत का युद्ध 18 दिन चला, तो प्रत्येक दिन के लिए एक पर्व है, तो इसलिए महाभारत में 18 पर्व हैं। तो 18 पर्वों में से जैसे वन पर्व है, सभा पर्व है, ठीक है ना, भीष्म पर्व है,
द्रोण पर्व है, इनमें हमको जानकारी उत्तराखंड के संबंध में मिलती है। वन पर्व, सभा पर्व, भीष्म पर्व, द्रोण पर्व। लेकिन जो पहले के 2 पर्व हैं बच्चों, ये ज़रूर मेंशन आपको करने हैं, वन पर्व और सभा पर्व, ठीक है ना? तो यहाँ पर क्या, जैसे कुलिंदों के संबंध में जानकारी है, हिमालय में निवास करने वाली विभिन्न जातियों के संबंध में जानकारी है। जैसे महाभारत के वन पर्व में ये उल्लेख मिल रहा है, ठीक है ना? तो क्या उल्लेख मिल रहा है? ये कह रहा है कि जो हिमालयी क्षेत्र है यहाँ पर यक्ष, गंधर्व, तंगण, पुलिंद, किन्नर, बहुत सारी जातियाँ जो हैं वो वर्णन आया है कि भई वो यहाँ पर निवास करते हैं। तो पांडवों की तो उत्तराखंड से बहुत सारी मान्यताएँ जुड़ी हुई हैं, ये बाकी सब आप जानते ही हैं। तो उस रेफ़रेंस में इसमें हम और लिख सकते हैं। अब अगली हम बात करें रामायण की, तो रामायण में एक शब्द आता है बच्चों, रामायण में एक शब्द आता है कुलिंगापुरी। क्या शब्द आता है? कुलिंगापुरी। अब ये जो कुलिंगापुरी शब्द है ये किस रेफरेंस में आता है? बेसिकली रामायण के अंदर, वाल्मीकि रामायण के अंदर वाल्मीकि भगवान ने जब लिखना शुरू करा, तो उन्होंने जब दशरथ की मृत्यु होती है, उस प्रसंग की बात वो करते हैं। भरत जिस समय अपने ननिहाल में हैं, तो भरत जब वापस लौट रहे हैं, तो उनको वापस लौटने में जो दूत उन्होंने भेजे, वो किन-किन मार्गों से होकर के गुजरे और कहाँ-कहाँ से भरत वापस होकर के लौटे हैं। तो वहीं पर बच्चों एक कुलिंगापुरी का वर्णन आता है। तो कुलिंगापुरी के वर्णन से कई उत्तराखंड के इतिहासकारों ने ये अनुमान लगाया है कि बेसिकली ये कुलिंद या कुनिंदों की बात यहाँ पर हो रही है। यानी कि रामायण और महाभारत काल में भी ये कुनिंद एग्जिस्ट करते हैं। ये यहाँ पर से बात समझ में आ रही है हमको, ठीक है ना बच्चों? तो ये बात ध्यान रखिएगा, महाभारत के पर्व हैं और रामायण में एक जगह रेफरेंस आ रहा है, कुलिंगापुरी का वर्णन यहाँ पर मिलता है। और भारत का कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ हो, जो ब्राह्मणिकल लिटरेचर जिसको हम कह रहे हैं, उसमें कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है बच्चों, जिसमें एक नाम नहीं मिलता हो। कौन-सा? वो नाम है गंगाद्वार। तो गंगाद्वार किसके लिए कहा गया? हरिद्वार के लिए। क्यों? हरिद्वार पहले से ही धार्मिक चेतना का केंद्र है, तो वो तो ग्रंथों में उसका वर्णन बार-बार मिला ही मिला है, जिसको गंगाद्वार वहाँ पर कहा गया है बच्चों, ठीक है ना? तो ये बात आपको थोड़ी-सी ध्यान में रखनी है। अब इससे थोड़ा-सा मैं आपको और चीज़ बताता हूँ। अब अगली जो बात है बच्चों, ये है स्कंद पुराण। अब स्कंद पुराण के संबंध में 2 बातें हैं। यहाँ पर इसका थोड़ा-सा कन्फ्यूजन भी क्या होना चाहिए हमको, क्लियर होना चाहिए। कैसे कन्फ्यूजन क्लियर होना चाहिए? अब देखो, स्कंद पुराण के अंदर 2 शब्द, एक है केदारखंड और दूसरा है बच्चों मानसखंड। क्या है दूसरा? मानसखंड। जब केदारखंड और मानसखंड इन 2 शब्दों का उल्लेख आता है, तो जनरली जो हम लोग जब कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो आपने बहुत सारी किताबों में ये पढ़ा होगा कि केदारखंड शब्द गढ़वाल के लिए प्रयोग हुआ है और मानसखंड शब्द कुमाऊँ के लिए प्रयोग हुआ है। तो इस बात पर कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं है। तो बेसिकली स्कंद पुराण हिमालय के 5 खंडों की बात करता है, कश्मीर, जालंधर, हिमाचल से लेकर के यहाँ केदारखंड और यहाँ मानसखंड और उसके बाद फिर नेपाल तक की बात, ठीक है ना? अब कुछ लोगों का मानना क्या है? कुछ लोग कहते हैं कि भई जो केदारखंड और मानसखंड जो है, ये 2 स्कंद पुराण पर लिखी गई एक तरीके से टीकाएँ हैं। यानी कि मानसखंड को लिखा गया है चंदकाल में और केदारखंड को लिखा गया है पवार काल में। अब आज की डेट में बहुत सारे जो उत्तराखंड के हिस्टोरियन हैं, उनका ये मत साफ-साफ है कि भैया जो केदारखंड है, ये पवारकालीन रचना है और जो मानसखंड है बच्चों, ये क्या है? ये चंदकालीन रचना है। तो ज्योग्राफिकल टर्म में अगर हम बात करें, तो ज्योग्राफिकल टर्म में ये बात समझ में हमको आ रही है कि मानसखंड और केदारखंड शब्द 2 भौगोलिक क्षेत्रों के लिए प्रयोग हुए हैं। लेकिन जब अगर हम साहित्यिक दृष्टि से देखें, तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भई मानसखंड और केदारखंड 2 रचनाएँ हैं और जो कि स्कंद पुराण का ही एक भाग हैं, लेकिन ये कमेंट्री है बेसिकली इस पर। तो गढ़वाल क्षेत्र के ब्राह्मणों ने या पंडितों ने या विद्वानों ने, आप कहिए, कि किसके दौरान, पवार शासन के काल के दौरान रचना की केदारखंड की, और कुमाऊँ क्षेत्र के ब्राह्मणों ने, कुमाऊँ क्षेत्र के विद्वानों ने रचना की किसकी? मानसखंड की। तो ये एक चंदकाल से संबंधित हो गया और दूसरा कहाँ से संबंधित हो गया? पवार काल से संबंधित हो गया। तो एक रेफरेंस आप ये लिख सकते हैं। फिर अगली बात आती है बच्चों विष्णु पुराण की। तो फिर क्वेश्चन स्वाभाविक सा उठना स्वाभाविक है कि भाई विष्णु पुराण में क्या लिखा हुआ है? तो विष्णु पुराण में एक तो भौगोलिक वर्णन, जैसे विष्णु पुराण में एक बात कही गई है कि जो हिंद महासागर है, वहां पर हिंद महासागर शब्द तो प्रयोग नहीं हुआ है, लेकिन सिंधु या सागर शब्द का प्रयोग हुआ है। वहां पर यह कहा गया है कि सागर से लेकर के उत्तर में जो ये बर्फ से ढका हुआ हिमालय पर्वत है, ये सब क्षेत्र जो यहाँ लोग निवास करते हैं, वो सब भारत की संतानें हैं और वो सभी भारतीय कहलाते हैं। तो एक तरीके तो इसमें ज्योग्राफिकल डिस्क्रिप्शन है, ठीक है ना? दूसरी और ये चीज हमको क्या बताता है, विष्णु पुराण में भी बच्चों
कुड़िंद, कुड़िंदों का वर्णन हमको मिलता है। किनका वर्णन हमको मिलता है? कुड़िंदों का। तो विष्णु पुराण में जो कुड़िंदों के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, वो शब्द प्रयोग किया गया है कुलिंदोपत्यकस। क्या शब्द प्रयोग किया गया है? कुलिंदोपत्यकस। किसमें? विष्णु पुराण में। ठीक है। तो ये हमारे प्रमुख क्या हो गए बच्चों, जो धार्मिक साहित्य या जिनको हम ब्राह्मण ग्रंथ कह रहे हैं, ये हमारे प्रमुख रूप से ये ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है ना। तो ये हमने किसकी बात करी? जो ब्राह्मण ग्रंथ है। अब इसके अलावा अगर आप ध्यान रखना चाहते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो एक रेफरेंस यहाँ पर आप ऐत्रेय ब्राह्मण का भी ले सकते हैं। जो ब्राह्मण है, ठीक है ना, आप किसका रेफरेंस ले सकते हैं? ऐत्रेय ब्राह्मण का भी ले सकते हैं। अब ब्राह्मण क्या है? बेसिकली जो वेद है हमारे, जो वैदिक टेक्स्ट है, तो वेदों पर लिखी गई कमेंट्रीज, उनका जो कर्मकांड वाला पार्ट है। देखो 3 चीजें हैं। पहला, मंत्रोच्चार, जिनके द्वारा देवताओं को उनका आवाहन किया जाता है या उनको बुलाया जाता है या उनको प्रसन्न किया जाता है, उसको हम मंत्रोच्चार को हम कहते हैं वेद। अब उस मंत्रोच्चार के साथ साथ में जो उसके साथ जुड़े हुए कर्मकांड के नियम हैं, तो वो आता है ब्राह्मण। ठीक है, इसका सीक्वेंस भी ध्यान में रखना। ठीक है, थोड़ा तो मैं यहाँ से इसको वो कर दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ। तो बौद्ध धर्म ग्रंथ से हम फिर शुरू करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा इसका ब्राह्मण ग्रंथ का समझा देता हूँ। ठीक है ना। तो ब्राह्मण ग्रंथ पर हमारी बात चल रही है। अब देखो, सबसे पहले आए बच्चों वेद। ठीक है, वेद के बाद आते हैं ब्राह्मण। ब्राह्मण इनकी कमेंट्रीज हैं, तो 4, और इन 4 वेदों के साथ वेरियस ब्राह्मण्स। ठीक है ना। फिर ब्राह्मण के बाद आते हैं बच्चों अरण्यक। इस सीक्वेंस से ध्यान रखना। अरण्यक यानी कि वेद या ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर कुछ ऐसे गूढ़ विषय थे जिनको सार्वजनिक रूप से गुरु शिष्य को नहीं देता था, तो इसको एकांत के स्थान पर जंगल में बैठाकर कुछ ज्ञान अलग से गुरु द्वारा बच्चों को दिया जाता था। तो ऐसे ग्रंथ ही क्या कहलाए? अरण्यक कहलाए, क्योंकि अरण्यक शब्द जो बना अरण्य से बना, अरण्य माने जंगल। ठीक है ना। अब अरण्यक के बाद आते हैं हमारे बच्चों क्या? उपनिषद। अरण्यक के बाद क्या है? उपनिषद। तो उपनिषद क्या है? उपनिषद बेसिकली दर्शन है। उपनिषद क्या है? दर्शन है। तो वेदांत भी इसीलिए इसको कहा जाता है। तो उपनिषद दर्शन है, और इसके बाद अगला जो काल आता है बच्चों, ये फिर पुराण आते हैं। तो ये क्रोनोलॉजी है। जब इतिहास पढ़ रहे हैं तो क्रोनोलॉजी समझ में आना बहुत जरूरी है। खाली रट के कोई फायदा नहीं है, रट के क्या ही होने वाला है। ठीक है ना। रटने वाला बड़ा टफ कार्यक्रम है, कितना रटा जाएगा। आज तो इतना सिलेबस है, पहले से तो 2 ही ऑप्शनल होते थे, तो आदमी रट लेता था। आज तो ऑप्शनल तो है नहीं, लेकिन 6 विषय पूरे के पूरे उसने सारे रखे हुए, तो रटा नहीं जा सकता, इसको समझ लीजिएगा इसलिए। ठीक है ना। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर आपको रेफरेंस दिया किसका बच्चों? ऐत्रेय ब्राह्मण का। किसका रेफरेंस दिया? ऐत्रेय ब्राह्मण का। तो ऐत्रेय ब्राह्मण में क्या बताया जा रहा है? ऐत्रेय ब्राह्मण में इस क्षेत्र को उत्तर कुरु कहा गया है। क्या कहा गया है? दिस रीजन इज मेंशन्ड एज उत्तर कुरु इन ऐत्रेय ब्राह्मण। ठीक है ना। उत्तर कुरु का मतलब, देखो कुरु जो क्षेत्र है जहां पर कौरवों का राज्य है, तो बेसिकली हम मानते हैं कि हरिद्वार के आसपास तक का जो पूरा शासन था, तो ये पूरा कुरु क्षेत्र कहलाता था। और कुरु के नॉर्थ में स्थित, यानी कि हरिद्वार से ऊपर को हम स्थित थे, तो इस क्षेत्र को कहा गया है बच्चों क्या? उत्तर कुरु। तो ये हो गए ब्राह्मण ग्रंथों के अंतर्गत उत्तराखंड का इंपॉर्टेंट रेफरेंस। तो जितना कंसाइज कर सकते हो, टू द पॉइंट इंफॉर्मेशन लिखनी है, ज्यादा कोई टेंशन। अब इसके बाद अगला नंबर आता है बच्चों, वो आता है बौद्ध धर्म ग्रंथों का। बौद्ध धर्म ग्रंथ। अब बौद्ध धर्म ग्रंथों के अंदर कुछ ग्रंथों को ध्यान में रखना आपको आवश्यक है। कौन कौन से ग्रंथ ध्यान में रखने हैं? जैसे बौद्ध धर्म ग्रंथों में जातक कथाएं। जातक कथाएं। ठीक है ना। एक ग्रंथ है मध्यम निकाय। मध्यम निकाय। देखो, जिस समय इसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊं, जिस समय अशोक का शासन है, तो अशोक ने जब धम्म की नीति को फॉलो किया, तो अशोक ने विभिन्न स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर अपने क्या भेजे? धर्म प्रचारक भेजे। ठीक है ना। इन धर्म प्रचारकों में से एक आदमी है जिसका नाम है मध्यम। जैसे आपने एक चीज पढ़ी होगी, अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संगमित्रा को कहाँ भेजा? उसने श्रीलंका भेजा। तो ऐसे ही मध्यम को धर्म प्रचार के लिए कहाँ भेजा? हिमालयी क्षेत्र में भेजा। तो जिस समय ये मध्यम धर्म प्रचार के लिए हिमालयी क्षेत्र में आया, तो इस समय माना जाता है कि बौद्ध धर्म इसी समय उत्तराखंड में, इस समय क्या आया बच्चों? बौद्ध धर्म उत्तराखंड में आया। तो ये बात समझने वाली है। ठीक है ना। जातक कथाओं में अगर मैं बात करूं, तो जातक कथाओं में एक नाम आता है बच्चों, कुणाल जातक। क्या नाम आता है? कुणाल जातक। अब कुणाल जातक क्या है? कुणाल जातक एक जातक कथा है जिसमें गौतम बुद्ध के, जो हमारे गौतम बुद्ध हैं, बुद्ध भगवान के उसीर गिरी आने का वर्णन है। कहाँ आने का वर्णन है?
उसीरगिरी। अब उसीरगिरी इसीलिए वर्तमान में जो हरिद्वार में चंडी पहाड़ी है, कनखल के पास में, तो इसको ही जो है उसीरगिरी माना जाता है, जो हरिद्वार का चंडी पहाड़ी वाला क्षेत्र है। ठीक है ना? और अगर ऐसे ही हम बात करें तो कुछ बौद्ध धर्म ग्रंथों के अलावा हमको कुछ बौद्धों से संबंधित अभिलेख भी प्राप्त हुए हैं, तो इसकी चर्चा मैं अभी आगे करूंगा, अभिलेखों की चर्चा। तो जैसे क्या, जातक कथाएं हैं, मध्यम निकाय है, ठीक है ना, दिव्यावदान है, दिव्यावदान, अशोकावदान है। इनमें अलग अलग जगह पर क्या मिलती है बच्चों, उत्तराखंड के संदर्भ में जानकारी मिलती है। ठीक है ना? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों में कुछ कुछ जगह पे इंफॉर्मेशन है, और आगे चल करके कुछ अभिलेख, जो अलग अलग मूर्ति अभिलेख हमको बौद्ध धर्म से संबंधित प्राप्त हुए हैं, उनसे भी इनके संबंध में इंफॉर्मेशन आती है। तो इसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रख लेना है। जातक कथाएं, मध्यम निकाय हो गया, कुणाल जातक हो गई जातक कथाओं के अंदर, और दिव्यावदान हो गया, अशोकावदान हो गया। ठीक है ना? अब जैसे एक, चलो एक जाते जाते एक बात और मैं आपको इसमें बता दूं, एक ग्रंथ और है जिसका नाम है बच्चों चुल्लबग्ग। क्या नाम है? चुल्लबग्ग। अब चुल्लबग्ग में हरिद्वार क्षेत्र का वर्णन हुआ है, और हरिद्वार क्षेत्र को अहोगंग कहा गया है। अहोगंग किसको कहा गया है? हरिद्वार क्षेत्र। तो हरिद्वार क्षेत्र किस नाम से मेंशन है? अहोगंग। अहोगंग किसको? हरिद्वार के लिए। किसमें? बौद्ध धर्म ग्रंथ चुल्लबग्ग में। ठीक है ना? तो इसको ध्यान में रखें। अब जैसे जैन धर्म ग्रंथ की जब हम बात करते हैं, जैन धर्म ग्रंथ, तो जैन धर्म ग्रंथों के अंतर्गत जैसे भगवती सूत्र है, और एक महापुराण है। इसमें ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं है, तो ज़्यादा इसलिए इसकी डिटेल में बात नहीं करूंगा। ठीक है ना? भगवती सूत्र है और महापुराण है। जैसे एक अंगुत्तर निकाय है, अंगुत्तर निकाय है। तो इन ग्रंथों में कुछ उत्तराखंड के संदर्भ में जानकारी बच्चों हमको क्या होती है, प्राप्त होती है। तो जैन धर्म ग्रंथ में बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ कुछ अभिलेख, जैसे जैनों के मूर्ति लोक नैनीताल के कुछ स्थानों से प्राप्त हुए हैं, तो वो अभिलेखों की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है ना बच्चों? अब इसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक आया, वो क्या आया? गैर धार्मिक साहित्य। धार्मिक साहित्य मैंने आपके साथ डिस्कस किया। अगला क्या है बच्चों? गैर धार्मिक साहित्य। तो गैर धार्मिक साहित्य का मतलब ऐसा साहित्य जिसको लिखे जाने की मेन विषय वस्तु क्या ना हो? धर्म न हो। इसलिए धर्मेतर साहित्य भी कहा गया है, सेक्युलर लिटरेचर भी कह देते हैं कुछ लोग। ठीक है ना? तो गैर धार्मिक साहित्य का मतलब, जैसे यहाँ बात करूं तो सबसे प्राचीन ग्रंथ अगर मैं इसमें बात करें तो पाणिनि की अष्टाध्यायी लिखी है महर्षि पाणिनि ने। तो पाणिनि के अष्टाध्यायी का जो काल है बच्चों, ये अराउंड 400 BC है, और पाणिनि के अष्टाध्यायी में हमको कुड़िंदों का वर्णन मिलता है। का वर्णन मिलता है, कुड़िंदों का वर्णन मिलता है। स्टेप बाय स्टेप चल रहा है सब कुछ। ठीक है ना? तो जब क्वेश्चन अगर आ जाए, ऐसा ही क्वेश्चन अगर हमको एग्जाम में देखने को मिलता है, तो सेम हमको ऐसे ही इसको लिख देना है। ठीक है ना? ऐसे ही हमको इसको उतार देना है, लिटरली रिपीट कर देना है। अष्टाध्यायी। दूसरा, इसके बाद अगर हम बात करें बच्चों, तो अर्थशास्त्र। ठीक है? तो अर्थशास्त्र में भी मुख्य रूप से किसके बारे में? कुड़िंदों के बारे में ही जानकारी है। ठीक है ना? कुड़िंदों के लिए कुलिंद शब्द का प्रयोग इसमें हुआ है अर्थशास्त्र में। ठीक है ना? इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेघदूत। ठीक है ना? मेघदूत, अभिज्ञान शकुंतलम। क्या? अभिज्ञान शकुंतलम। अब अभिज्ञान शकुंतलम में बेसिकली दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है। दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है बच्चों। और जब दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा का इसमें वर्णन हुआ है, तो एक जगह का नाम आया है जिसका नाम है कण्वाश्रम। तो कण्वाश्रम वर्तमान में कहाँ है? ये कोटद्वार के पास में। ठीक है? तो किस बात हो रही है? अभिज्ञान शकुंतला में। वैसे ही जो मेघदूत है, तो मेघदूत में यहाँ के वन, ऋतु, पक्षी आदि इनका वर्णन हुआ है। ऐसी कुमार संभव में भी इसी प्रकार का वर्णन हमको देखने को मिलता है बच्चों। ठीक है ना? अब इसके बाद अगर हम आगे बढ़े ठीक है, तो इसको मैं मिटा रहा हूं, तो अगर आपको इसको देखना होगा तो थोड़ा सा इसको पॉज करके आप इसमें से नोट डाउन इसको कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं सर।
अब अगला प्रमुख ग्रंथ जो मैं आपके साथ डिस्कस करने के लिए जा रहा हूं, वो है बच्चों राजतरंगिणी। क्यों महत्वपूर्ण हो जाता है? अब राजतरंगिणी का रेफरेंस इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कल्हड़ ने यहां पर एक बात लिखी है। क्या कह रहा है कल्हड़? कल्हड़ कह रहा है कि 7वीं शताब्दी में, 7th सेंचुरी में, जो कश्मीर का एक शासक हुआ जिसका नाम है बच्चों ललितादित्य मुक्तापीड़। क्या नाम है इसका? ललितादित्य मुक्तापीड़। तो जो ये कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड़ है, इसने कहाँ आक्रमण किया? इसने केदार खस मंडल पर आक्रमण किया। कहाँ आक्रमण किया? केदार खस मंडल पर आक्रमण किया। अब केदार खस मंडल के आक्रमण से महत्वपूर्ण ये बात यह है कि केदार शब्द तो यहाँ पर केदार मंडल गढ़वाल क्षेत्र के लिए, और वहां पर खस जाति का प्रभुत्व होने के कारण उसको केदार खस मंडल ये रेफरेंस के तौर पर ले रहा है बच्चों। कौन? कल्हड़। ठीक है ना? और इसी में कल्हड़ एक बात और लिख रहा है। कल्हड़ कहता है कि इसी समय ललितादित्य मुक्तापीड़ ने जोशीमठ में एक नरसिंह मंदिर का भी निर्माण करा। अब देखो यहाँ पर ये इसलिए डिस्प्यूटेड हो जाता है। तो अगर हम कल्हड़ के रेफरेंस को सही माने, तो जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का निर्माण कराने वाला व्यक्ति कौन है? ललितादित्य मुक्तापीड़। लेकिन फिर हम जब कत्यूरीकालीन अभिलेख और कत्यूरीकालीन जो हमको स्रोत प्राप्त हुए हैं उसकी बात करते हैं बच्चों, तो वहां पर फिर हमको जोशीमठ के नरसिंह मंदिर का उल्लेख के लिए कौन समझ में आता है? वहां पर उल्लेख आता है वसंत देव का। अब उत्तराखंड के इतिहास में तो वसंत देव को ही ज्यादा माना जाता है, तो इसीलिए यहाँ पर हमारा मत वसंत देव के साथ है। लेकिन हाँ, ये बात मैं आपको बता दूं जरूर कि कल्हड़ ने जो राजतरंगिणी लिखी है, भारत में आप फादर ऑफ हिस्ट्री कह सकते हो कल्हड़ को। ठीक है ना? इंडिया में फादर ऑफ हिस्ट्री है ये। क्यों है फादर ऑफ हिस्ट्री? क्योंकि 1149 एडी में पहला साहित्यिक प्रतिमानों पर खरा उतरने वाला ग्रंथ, जो कि इतिहास के सारे जो रिक्वायरमेंट्स थी उनको फुलफिल करता है भारत के अंदर, तो वो हमको मिलता है बच्चों किसका? कल्हड़ का। ठीक है ना? तो कल्हड़ की राजतरंगिणी में भी इस प्रकार के रेफरेंस मिलते हैं। तो ये कुछ मैंने आपको क्या बताए जो गैर धार्मिक साहित्य है। और भी बहुत सारे स्रोत हो सकते हैं। अब उसके लिए तो बहुत लंबा समय चाहिए, एक एक पर डिस्कशन। जब हम मेंस के फाउंडेशन बैच में इसको पढ़ाते हैं तो उसमें तो हम एक एक बात पे इस पर डिस्कशन करते हैं कि क्या क्या चीज, ठीक है ना, लाइन टू लाइन डिस्कशन होता है, तो इतना यहाँ पर संभव है नहीं। लेकिन फिर भी कि जिसने कुछ नहीं पढ़ा, जिसको बहुत घबराहट इससे हो रही है, तो थोड़ा बहुत उसको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाए, उसके लिए मेरा ये प्रयास है बच्चों। ठीक है ना? तो ये हो गया हमारा गैर धार्मिक साहित्य भी हमने कर लिए। अब इसके बाद गैर धार्मिक साहित्य के अंदर ही कुछ ऐसे स्रोत आते हैं जिनको हम कहते हैं विदेशी यात्रियों के वृत्तांत। विदेशी यात्रियों के विवरण। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में मैं कुछ रेफरेंसेज आपको दे देता हूं। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करें तो वेनसांग का विवरण। वेनसांग का विवरण। अब आप कहोगे तो सर वेनसांग क्या विवरण दे रहा है उत्तराखंड में के बारे में? देखो, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया है, इसी समय इसने उत्तराखंड की यात्रा की है। इसका वर्णन ये अपने यात्रा का जो इसका ग्रंथ है सीयू की, उसमें देता है बच्चों। तो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब मैंने यात्रा की तो एक तो ये कह रहा है मैं कहाँ पहुंचा? मैं गोविसाण पहुंचा। और गोविसाण में ये किसी मित्र वंश का शासन होना बताता है। आगे चल करके कुछ ईंटों पर अभिलेख हमको यहाँ पर प्राप्त हुए हैं, तो उसमें मित्र शासकों के नाम हमको मिल गए हैं। तो गोविसाण शब्द इसने प्रयोग किया है बच्चों किसके लिए? काशीपुर के लिए। फिर कहता है कि गोविसाण से जब मैं चला तो इसके उत्तर में कहता है कि मैं कहाँ पहुंचा? मैं ब्रह्मपुर देश पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ब्रह्मपुर देश। अब ये ब्रह्मपुर देश कौन सा है? ये ब्रह्मपुर देश बच्चों पौरव शासकों की राजधानी है। पौरव शासकों की राजधानी है ब्रह्मपुर। ठीक है? तो क्या कह रहा है? कह रहा है कि फिर मैं इसके बाद कहाँ पहुंचता हूं? मैं ब्रह्मपुर पहुंचता हूं। अब ब्रह्मपुर के बारे में क्या रेफरेंस लिखता है बच्चों? ब्रह्मपुर के बारे में कह रहा है कि भैया जब मैंने यहाँ यात्रा की तो कह रहा है यहाँ बौद्ध धर्म के मुझे बौद्ध विहार भी प्राप्त हुए। ठीक है ना? और कहता है कि अन्य धर्म के भी लोग रहते हैं यहाँ पर। तो अन्य धर्म का मतलब क्या है? तो बौद्धों को छोड़ करके बेसिकली हिंदू वगैरह ऐसा शब्द प्रयोग हिंसांग ने बिल्कुल नहीं किया है। वो एक ही शब्द का प्रयोग करता है कि भाई जो पॉपुलेशन बुद्धिज्म है और जो बुद्धिज्म नहीं है तो उसको अदर देन बुद्धिज्म। ठीक है ना? अदर देन बुद्धिस्ट है उसकी दृष्टि में। ठीक है ना? तो कहता है अन्य धर्म के भी लोग यहाँ पर रहते हैं। हाँ, एक बात और बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहता है, ये कहता है कि ब्रह्मपुर देश के जो लोग हैं ये स्वभाव से गुस्सैल होते हैं। क्या कह रहा है? ये लोग स्वभाव से गुस्सैल प्रवृत्ति के।
इसके बारे में कह रहा है ये ब्रह्मपुर देश के लोगों के बारे में। अब इससे आगे की कहानी फिर कहता है कि ब्रह्मपुर जो देश है, ब्रह्मपुर देश के उत्तर उत्तर में ये कहता है कि स्वर्ण गोत्र देश है। कौन सा देश है? स्वर्ण गोत्र देश है। अब फिर ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ कि भाई स्वर्ण गोत्र देश किसको कह रहे हैं, क्या होगा स्वर्ण गोत्र देश? तो स्वर्ण गोत्र देश का मतलब है बच्चों, जो वर्तमान में जो गढ़वाल का क्षेत्र है, गढ़वाल क्षेत्र में कहीं स्थित रहा होगा ये। और ये फिर कहता है फर्दर कि स्वर्ण गोत्र देश से मैं फिर नॉर्थ में चला और उत्तर की तरफ देखता हूं तो वहां पर कहता है कि एक स्त्री देश है। क्या कह रहा है? एक स्त्री देश की बात ये करता है। तो स्त्री देश ये जो है ये कहां पर, ये तिब्बत सीमा पर होना, तिब्बत के सीमांत क्षेत्र में जो भारत से लगा हुआ बाउंड्री है तिब्बत का, वहां पर ये रहा होगा, ऐसा इतिहासकार अनुमान लगाते हैं। और साथ साथ में विंसांग ये भी कह रहा है कि स्त्री देश इसको इसलिए कहते हैं, यहाँ पर एक स्त्री शासन करती है। कौन शासन कर रही है? इसके हिसाब से, विंसांग के हिसाब से स्त्री देश की रूलर कौन है बच्चों? एक महिला शासिका यहाँ पर शासन करती है। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब भले ही इसने इनके नाम वंश इसके बारे में कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं लिखी है। इसके अलावा मूर्ध्वज के बारे में लिखा है विंसांग ने, इसके अलावा गंगा के बारे में लिखा है हनुमान ने, गंगा को महाभद्रा कहता है। ठीक है ना? और मयूरपुर जो है हरिद्वार के लिए उसने शब्द प्रयोग किया है। ठीक है ना? इस तरीके से विभिन्न स्थानों की जानकारी विहिंसांग ने अपनी यात्रा विवरण में दी है बच्चों। ठीक है ना? तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो विदेशी यात्रियों के विवरण में पहला नंबर किसका हो गया? पहला नंबर हो गया विहिंसांग। तो क्या क्या इसने कहा है, इसको आप पॉज करके थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद जब ये बात करता है, अब विहिंसांग के यात्रा विवरण के बाद अगला जो विवरण आता है दूसरे नंबर पर, एक पुर्तगाली पादरी यहाँ पर आया था बेटा, जो था अंतोनिया दी आंद्रोथ। कौन आया था? अंतोनिया दी आंद्रोथ। तो ये क्या कह रहा है? अब इसके बारे में जो हमको उल्लेख मिल रहा है कि भाई 1624 में लगभग ये श्रीनगर आया। ठीक है ना? और इस समय श्रीनगर का जो शासक है वो श्याम शाह है। कौन है? श्याम शाह है। और अंतोनिया दी आंद्रोथ पहला आदमी है जिसने माणा दर्रे को पार कर ये कहाँ गया बच्चों? ये तिब्बत तरफ भी गया। इसकी भी इसने यात्रा की। तो अंतोनिया दी आंद्रोथ के विवरणों से हमें यहाँ की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। पवार वंश में उस समय गढ़वाल के अंदर क्या स्थिति थी, कैसी सामाजिक राजनीतिक स्थिति वहां पर थी, कैसी सांस्कृतिक स्थिति थी, इसका वर्णन जो है अंतोनिया दी आंद्रोथ ने अपने अकाउंट्स में दिया है। ठीक है ना? फिर अगर हम तीसरा वर्णन बात करें तो एक वर्णन आता है बच्चों मूरक्राफ्ट का। ठीक है ना? मूरक्राफ्ट तो एक ब्रिटिश ट्रेवलर था। ठीक है ना? इसने गढ़वाल क्षेत्र की यात्रा की। तो मूरक्राफ्ट के विवरणों में जो है क्या, जो गढ़वाल के पवार शासक हैं और खासकर अंतिम पवार शासक जहां पर प्रद्युम्न शाह हैं, उनके बारे में ये कुछ विवरण हमको प्रदान करता है। ठीक है? और इसके बाद अगर हम बात करें, अगली जो यात्रा की वो की हार्डविक ने। ठीक है ना? तो हार्डविक और कैप्टन रैपर दो लोग ऐसे हैं जिनके अकाउंट्स से बच्चों हमको जो गोरखा आक्रमण से हुआ विध्वंस है, इससे जो गोरखा आक्रमण से उत्तराखंड में या गोरखा अधिकार से जो त्रासदी पैदा हुई है उसके बारे में ये लिख रहे हैं कि कैसे जंगल, जो उपजाऊ जमीन है वो लोग खेती छोड़ करके चले गए हैं। और खेती छोड़ करके वो लोग क्यों गए हैं? ये कहता है कि भाई गोरखों ने जब लैंड रेवेन्यू बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और जो लैंड रेवेन्यू नहीं कंपनसेट कर पाता था तो उसके फैमिली मेंबर्स को बेच करके वो क्या कर देते थे, उनको सेल आउट कर देते थे और उससे अपने आय की पूर्ति करते थे। तो कह रहा है कि इसलिए लोगों ने क्या करा, जो उपजाऊ जमीन वाले सेरे वगैरह थे सब में खेती करना लोगों ने छोड़ दिया बच्चों। ठीक है ना? तो ये जानकारी हमको यहाँ से मिल रही है। इसके अलावा और भी बहुत सारे विवरण हैं लेकिन मैं उतना नहीं जा रहा हूँ आगे। तो कुछ कुछ मैंने महत्वपूर्ण चीजें आपको यहाँ पर बता दी बच्चों। ठीक है ना? अब इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण जो अगला हमारा स्रोत आता है ये है बच्चों पुरातात्विक, पुरातात्विक स्रोत।
ठीक है ना? क्या है? पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत क्या है? पुरातात्विक स्रोत अगर हम बात करें, ये विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। क्या-क्या चीज़ें इसमें आती हैं? जैसे मैं बेसिक से शुरू करता हूँ। पुरातात्विक स्रोतों में अगर कहीं से हमको मानव कंकाल प्राप्त हो रहे हैं, तो ये पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना? हमको कहीं से मृदभांड यानी कि पॉटरी प्राप्त हो रही है, तो ये भी क्या है? पुरातात्विक स्रोत है। तीसरा, हमको जो ऐतिहासिक स्मारकों में जैसे किले हो गए, नौले हो गए, ठीक है ना? कहीं-कहीं पर मंदिर भी बनाए हैं। तो ये जो सब बनवाए हैं, ये भी क्या होते हैं बच्चों? ये इनके पुरातात्विक स्रोत होते हैं। चौथा चीज़, इनके द्वारा चलाए गए जो सिक्के हैं, ठीक है ना? कॉइन्स जो हैं, ये क्या है? ये पुरातात्विक स्रोत हैं, ठीक है ना? इसके अलावा अभिलेख हैं। अब अभिलेख में भी ध्यान रखना है आपको। अभिलेख में भी क्या होते हैं बच्चों? एक शिलालेख होते हैं। तो शिलालेख सामान्यतः ऐसे अभिलेख हैं जिनको हम रॉक इंस्क्रिप्शंस भी कहते हैं या रॉक डिक्ट्स कहते हैं। तो ये ऐसे अभिलेख हैं जिसमें सामान्यतः राजाज्ञाएँ खुदवाई जाती थी। जो रॉयल ऑर्डर्स होते थे, इसको कहाँ पर शिलालेख के ऊपर लिखवाया जाता था ताकि जनता इनको जान सके, पढ़ सके, समझ सके, उसके बीच में कम्युनिकेट करने का एक साधन था। दूसरा दूसरा लेख होता है बच्चों मूर्ति लेख, ठीक है ना? अब मूर्ति लेख का मतलब क्या है? कई बार क्या होता है मंदिरों में जो जिस राजवंश के समय में जो मूर्तियां दान की गई या जो मूर्तियां बनवाई गई, तो उन पर भी कुछ लेख लिखे जाते हैं। जैसे चंदकाल का ऐसा कुछ हमको एक लेख मिलते हैं, पवार काल में हमको ऐसे लेख मिलते हैं, ठीक है ना? जैसे पवार काल में तो देवप्रयाग के रघुनाथ मंदिर पर घंटे पे ही कई अभिलेख लिखे हुए हैं, ठीक है ना? तो चंदकाल ऐसा ही मूर्ति लेख हमको कत्यूरी काल का भी प्राप्त हुआ है। कत्यूरी काल का तो कौन सा एक बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन भी बड़ा महत्वपूर्ण बन सकता है आपके लिए भविष्य में इससे। तो एक कुलसारी का मूर्ति लेख है, कुलसारी का मूर्ति लेख है जिसको कत्यूरी शासक जतबाल देव का नाम जिसमें हमको मिला। इसका नाम हमको यहाँ से मिला है बच्चों, कत्यूरी शासक जतबाल देव का नाम इसमें हमको मिला है, ठीक है ना? तो शिलालेख, मूर्ति लेख। अब इसके बाद एक कैटेगरी और होती है बच्चों तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। एक कैटेगरी और है, एक होते हैं बच्चों ताम्रलेख, कॉपर इंस्क्रिप्शंस। ताम्रलेख कई जगह पे इनको ताम्र शासन भी उत्तराखंड के इतिहास की किताबों में लिखा जाता है। तो ये क्या है? बेसिकली ताम्रलेख क्या है? ये लैंड ग्रांट का डॉक्यूमेंट है। लैंड ग्रांट मतलब भूमि जो अनुदान आपने दिया, भूमि अनुदान जो आपने दिया, उसका क्या है? ये दस्तावेज है। तो जैसे कत्यूरियों के संबंध में जो पांडुकेश्वर ताम्रपत्र है, कंडारा ताम्रपत्र है, ठीक है ना? बालेश्वर ताम्रपत्र है, और उससे पहले पौरवों के समय का तालेश्वर ताम्रपत्र है। तो ये सारे के सारे ताम्रपत्रों से हमको क्या? भूमि अनुदान यानी कि एक तरीके की रजिस्ट्री होती थी। अब इसको इसी में क्यों लिखते थे कॉपर इंस्क्रिप्शन में? इसे लिखते थे बच्चों क्योंकि कल को उस राजा की मृत्यु हो जाएगी और जिसको लैंड ग्रांट में मिली है, उस व्यक्ति की भी मृत्यु हो जाएगी, तो आगे के लिए भविष्य में उसके पास एविडेंस रहेगा। क्योंकि इसको आसानी से मिटाया नहीं जा सकता था। अब यहाँ पर एक बात और ध्यान रखने वाली बात है, इन ताम्रलेखों की भी ऑथेंटिसिटी होती थी। ऑथेंटिसिटी कैसे होती थी? जो ये ताम्रलेख होता था बच्चों, इस पर एक जो कोना होता था, इसमें एक हैंडल जैसा ऐसा बना होता था, तो इसमें क्या होता था? अपनी राज मुद्रिका अंकित करते थे। इससे हमको पता चलता था कि यार ये ओरिजिनल है, ठीक है ना? नहीं तो ऐसा माइट भी पॉसिबल कि भाई इसको क्या, इसकी पायरेसी हो सकती थी। लेकिन जो वहाँ पर या तो जो वो रॉयल साइन वहाँ पर बनाते थे स्टेट एम्बलम का, या तो वो कभी तलवार की खूंट में तलवार की मूठ में होता था, तलवार के नीचे हिस्से में, तो उसको लगा दिया जाता था, या वो अलग से कभी-कभी मुद्रिका के रूप में भी अंकित होता था, तो या तो मुद्रिका के रूप में उसको वहाँ पर लगाया जाता था, तो उससे उसकी ऑथेंटिसिटी प्रमाणित हो जाती थी। तो शिलालेख और ताम्रलेख में अंतर है। तो ताम्रलेख क्या है? लैंड ग्रांट का डॉक्यूमेंट है। तो बहुत सारे ताम्रलेख हमको इस प्रकार के लैंड ग्रांट के प्राप्त हुए हैं अभी तक। तो ये बात आपको बच्चों ध्यान में रखनी है, ठीक है ना? तो ये सब क्या हो गए? मानव कंकाल, मृद भांड, स्मारक, सिक्के, अभिलेख। तो ये सब के सब क्या है बच्चों? ये सब के सब पुरातात्विक स्रोत है, ठीक है ना? और इसके अलावा एक हम और बात करें तो पुरातात्विक स्रोतों में हमारे शैलचित्र, रॉक पेंटिंग्स जिनको हम कहते हैं, जैसे गोरखा उडियार, मेहरू उडियार, हमारा क्या बोलते हैं लखू उडियार, किमनी गांव, हुडली, ठीक है ना? तो दे आर मल्टीपल लोकेशंस जहां पर हमको ये क्या मिले हैं? शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। तो शैलचित्र क्या? बेसिकली पाषाण कालीन जो मनुष्य है हमारा,
स्टोन एज का जो ह्यूमन है, पाषाणकालीन मनुष्य, तो इसके संदर्भ में बच्चों ये क्या करता है, जानकारी प्रदान करता है। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो ये क्या है, पुरातात्विक स्रोत। अब इसके लिए पढ़ाते-पढ़ाते मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा लेक्चर ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो अभिलेखों के ऊपर खास तौर पर जो एक-एक अभिलेख है, इसको मैं एक अलग से लेक्चर में डिस्कस करूँगा, ठीक है ना? क्योंकि ये मेंस के हिसाब से थोड़ा-सा ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और जो आगे बच्चे तैयारी कर रहे हैं प्रीलिम्स के लिए या अभी फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, तो वो लोग भी बिल्कुल इसको देखें, अपना ज्ञानवर्धन करें। और एक सामान्य आदमी देखो, अपने इतिहास, अपनी संस्कृति के बारे में सबको पता होना चाहिए। एक सामान्य आदमी जो जानना चाहता है, इंटरेस्टेड है जानने के लिए, वो भी समझ सकता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी है ये, ठीक है ना? और सबसे कमाल की बात, ये सारी जानकारी आपको कहीं एक किताब में कंपाइल्ड मिलेगी नहीं, तो मैं आपको इसको एक ही जगह पर कंपाइल करके दे रहा हूँ, ठीक है ना? तो चैनल को थोड़ा-सा लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए, हमें भी मोटिवेशन मिलेगा। तो मैंने पहले ही आपसे कह रखा है कि मेंस को तो सीरीज में वैसे ही इसमें फ्री पढ़ा दूँगा, ठीक है ना सर? तो ये बात है। अब इसके बाद बच्चों, एक चीज़ हमको और ध्यान रखने वाला बात है। तो साहित्यिक स्रोतों में ही कुछ एक अलग तरीके के स्रोत होते हैं। जैसे आप इसको ऐसे कह सकते हैं, कुछ मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण है। मुस्लिम इतिहासकारों के विवरण। अब मैं इसकी बात करूं, तो जैसे जहांगीरनामा, जहांगीर की जो आत्मकथा है, ठीक है ना? अकबरनामा, अबुल फजल ने जिसको लिखा है। आईने अकबरी, ठीक है ना? इसके अलावा बदायूनी के विवरण है, फरिश्ता के विवरण है, फरिश्ता के विवरण है, ठीक है ना? ऐसे ही जो तैमूर लंग ने जब 1399 में आक्रमण किया, तो तैमूर लंग ने उसी समय हरिद्वार क्षेत्र में भी आक्रमण किया। तो तैमूर लंग का जो दरबारी इतिहासकार है, इसके विवरण भी इस संबंध में हमारे पास उपलब्ध है। तो जैसे अगर हम बात करें आईने अकबरी, जहांगीरनामा, तो चंद और जो मुगल संबंध है, इनके संबंध में जानकारी मिलती है। इसके अलावा बच्चों, दरबारी साहित्य उत्तराखंड के अंदर, अब ये तो मैं कह रहा हूँ ना, इतना लंबा है कि इसको अगर लिखाने के लिए आऊँ तो 3 घंटे की क्लास भी कम है, ठीक है ना? तो जब इसी बेसिकली उत्तराखंड के इतिहास ही जब मैं फाउंडेशन के कोर्स में पढ़ाता हूँ, तो उत्तराखंड के इतिहास के स्रोत पर ही कम से कम 4 से 5 क्लास होती है, क्योंकि एक-एक चीज़ डिस्कस करनी। जैसे अभी दरबारी साहित्य हमने डिस्कस किया ही नहीं, चंद्रकाल में बहुत सारा दरबारी साहित्य लिखा गया, ठीक है ना? पवार काल में बहुत सारा दरबारी साहित्य लिखा गया, तो उसके बारे में मैंने आपसे बहुत अभी ज़्यादा डिस्कस किया नहीं है। तो ये भी उत्तराखंड के इतिहास जानने के कुछ प्रमुख स्रोत हैं बच्चों, ठीक है ना? इसके बाद दरबारी साहित्य की थोड़ा-सा बात कर लेते हैं, चलिए। तो दरबारी साहित्य क्या, दरबारी साहित्य जो चंद और पवार काल के समय पर, जो उस समय राज दरबार में चाट-भाट होते थे, जो राजकीय लेखक होते थे, जो राजगुरु होते थे, उनके विवरण भी इस दृष्टि से क्या होते हैं बच्चों, महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है ना? तो दरबारी साहित्य में क्या, जैसे कल्याण चंद्रोदय, अब थोड़ा-सा इनके नाम देखना किस-किस ने लिखा है इनको, ठीक है ना? कल्याण चंद्रोदय, मानवोदय काव्य, ये तो जब हम उत्तराखंड की हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसके अंदर इसके रेफरेंसेस आते ही हैं। रामायण प्रदीप, ठीक है ना? और जैसे मौलाराम के ग्रंथ हैं, मौलाराम ने तो बहुत सारे ग्रंथों में, जैसे गढ़ राजवंश काव्य, ठीक है ना? जोरावर चंद्रिका, फिरंगी अमल, रण बहादुर चंद्रिका, गणिका नाटक, तो ये सब मौलाराम की रचनाएं हैं। तो इनसे भी हमको तत्कालीन गढ़वाल के राजाओं, उनके साहित्य, उनके तत्कालीन समाज, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है बच्चों। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना। तो दरबारी साहित्य भी बड़ा एक ह्यूज साहित्य है। अब बेसिकली यहाँ मैं इसको ज़्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आगे जब हम चंद और पवार काल पढ़ेंगे, तो इसका पूरा का पूरा रेफरेंस वहाँ भी हमको देखने को मिलता है बच्चों। तो ये थोड़ा-सा आपको ध्यान में रखना है। अब आगे बात करते हैं। इसके अलावा एक और विवरण होता है, जिसको हम कहते हैं लोक साहित्य, ठीक है ना? अब लोक साहित्य क्या होता है? लोक साहित्य में अगर मैं बात करूं,
तो लोक साहित्य में हमारे लोकगीत, ठीक है ना, जिनके अंदर मुख्य रूप से ऐतिहासिक ग्रंथों के रूप में हम ऐतिहासिक शास्त्रों में जागर, पवाड़ा ये है, ठीक है ना। और हमारे आणे पखाणे यानी कि जो बेसिकली पहेलियां होती हैं, ठीक है। किससे किससे में आप कह सकते हो कि जो लोकोक्ति या मुहावरे होते हैं, लोकोक्तियां जो होती है, जैसे एक लोकोक्ति गढ़वाल और कुमाऊं के सीमांत क्षेत्र में प्रचलित रही बड़े लंबे समय तक, जो यहाँ की एक तरीके से आप कहो कि हिस्टोरिकली जो पॉलिटिकल वल्नरेबिलिटी है उसको शो करता है। जैसे वहां पर एक कहा जाता है कि गढ़वाल अटक कुमो सटक, गढ़वाल कटक कुमो सटक। यानी कि अगर कुमाऊं के क्षेत्र से आक्रमण होगा तो जनता गढ़वाल की तरफ भागेगी उस सीमांत क्षेत्र की, और अगर गढ़वाल की तरफ से आक्रमण होगा तो जनता कुमाऊं की तरफ भागेगी। तो ये क्या बता रहा है कि जो उस क्षेत्र में रहने वाले लोग थे उनको आक्रमणों के कारण कई बार समय समय पर माइग्रेट भी करना पड़ता था उस स्थान से दूसरी जगह पर। तो ये बात भी हमको इससे पता चल रही है बच्चों, तो ये बात भी थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अब लोक साहित्य में जो सबसे प्रमुख है जैसे जागर, तो जागर कई प्रकार की होती है। अगर मुख्य रूप से मैं आपको मोटा-मोटा एक समझने के लिए बताऊं, तो जागर बेसिकली क्या है? जागर का मतलब होता है कि किसी देवता की स्तुति, उसको स्थानीय भाषा में संगीतबद्ध, लयबद्ध करके अलग-अलग तालों, अलग-अलग रागों में गाना, इसी को हम जागर कहते हैं। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जागृत करना। जागृत करना मतलब कि अपने देवी-देवताओं की आराधना करके उनको जागृत करना, उनसे। अब यहाँ पर तो क्या होता है कि इसके माध्यम से जो है देवता को अवतरित कराया जाता है उत्तराखंड में, तो अपनी समस्याओं से संबंधित जानकारी भी लोग जो है अपने कुल देवता या ग्राम देवता, स्थानीय देवता जो उनका होता है उसका लेते हैं। तो जागरें मुख्य रूप से होती हैं 4 प्रकार की। क्या? एक तो जागर होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं राजांगी। दूसरी जागर होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं भूतांगी। और तीसरी जागर होती है बच्चों जिसको हम कहते हैं बीरांगी। और चौथी एक जागर होती है जिसको हम कहते हैं देवांगी। इसके अलावा इसके अलावा एक्स्ट्रा अगर हम बात करें तो परियों की जागर होती है, बहुत सारा और भी है, आछरियों की भी जागर लगती है। आछरी इनको गढ़वाल क्षेत्र में परियों को कहा जाता है, ठीक है ना। तो राजांगी मतलब ऐसे कोई राजा जो हिस्टोरिकली चाहे कत्यूरियों में हुए हों, चंदों में हुए हों, पंवारों में हुए हों या किसी अन्य राजवंश में हुए हों, उस राजा को हमने एक समय के बाद देवता के रूप में ही पूजना शुरू कर दिया, तो उसको समर्पित जागरें जितनी भी होती है हमारी बच्चों, उनको हम क्या कहते हैं कि ये राजांगी जागर है, ठीक है ना। इसके बाद अगर दूसरी हम बात करें राजांगी जागरों के बाद, तो दूसरी जागरों का जो प्रकार होता है ये होता है भूतांगी। ऐसा किसी व्यक्ति की अकाल मृत्यु हो गई, उसका क्रियाकर्म के माध्यम से जो हिंदू धर्म में मान्यता है उसका अंतिम संस्कार नहीं हो पाया, ठीक है ना, और उसकी आत्मा संकट में है, तो हमारी ये भी मान्यता है कि वो आकर के अपनी बात बताता है और उसकी मुक्ति के लिए जो भी साधन होते हैं वो फिर किए जाते हैं। कई बार इनको देवता बना करके ही कहीं पर इनका थान बना करके थाप देते हैं और इन्हीं की पूजा भी स्टार्ट हो जाती है। वीरांगी, युद्ध में कुछ हमारे ऐसे ऐतिहासिक वीर जो वीरगति को प्राप्त हुए हैं उनके संबंध में, जैसे माधव भंडारी, लोधी रिखोला, ठीक है ना। तो ये जो हमारी इससे संबंधित जागराएं हैं वो किस में आएंगी? वीरांगी में आएंगी। देवांगी, कुछ ऐसे राजा या महापुरुष भी होते हैं जो तपस्या के माध्यम से जिन्होंने सिद्धि प्राप्त कर ली और वो देवता तुल्य ही हो गए, उनकी पूजा होने लगी, तो ऐसी जागरों को कहा जाता है बच्चों क्या? देवांगी। तो ये जागरों के 4 मुख्य प्रकार है। इसके अलावा परियों की जागर और अन्य जागरें भी बहुत सारी प्रकार की होती हैं। दूसरा एक है पवाड़ा। अब पवाड़ा के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक जानकारी दूं। पवाड़ा के संबंध में जो हमको उत्तराखंड के इतिहास या संस्कृति की किताबों में लिखा हुआ मिलता है, तो पवाड़े से हमको समझ में आता है कि यार कुमाऊं क्षेत्र में जिसको हम जागर कहते हैं, गढ़वाल क्षेत्र में उसी को पवाड़ा या भड़ो कह देते हैं। वीर रस से संबंधित गीत है, वीरों के जो युद्ध करने वाले वीर हैं उनके जीवन के बारे में इसमें लिखा गया है। लेकिन पवाड़े में एक बात और ध्यान रखना, ये तो होता ही था, इसके अलावा जो पवाड़ों में राजाओं और राजकुमारों की प्रणय गाथाएं प्रणय गाथाएं जैसे किसी राजकुमार को किसी दूसरे क्षेत्र के राजा की कन्या पसंद है, तो उसको वो देखने के लिए जाता है, उसके लिए क्या क्या एक्टिविटीज करता है,
उसमें जो श्रृंगार है, उसमें जो मनोभाव है, उसमें जो रति है, उसमें जो सारे भाव हैं, तो उनको समाहित करके ये गाया जाता है। अब आज तो पवाड़ा जो हम सामान्यतः यूट्यूब, फेसबुक या इस पर देख रहे हैं, ये तो 5 से 6 मिनट का होता है, लेकिन जब पहले से जो ओरिजिनल पवाड़ा होता था बच्चों, तो रात को शुरू करके सुबह 6 से 8 घंटे तक भी इसको गाया जाता था। कि इनकी कथानक कथानक विषय वस्तु बहुत बड़ी होती थी, कहने का मतलब ये है। ठीक है ना? तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारे लोक साहित्य का अंग हो गया। तो लोक साहित्य में भी हमको इतिहास के संदर्भ में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन हाँ, जब लोक साहित्य के बारे में लिख रहे हैं, तो वहाँ पर ये बात एक ज़रूर मेंशन कीजिए कि लोक साहित्य का जब हम इतिहास के स्रोतों के रूप में प्रयोग करते हैं बच्चों, तो इससे थोड़ा-सा हमको इसको बहुत कैलकुलेट करने की ज़रूरत होती है। क्यों? कभी-कभी इसमें बहुत सारे अतिशयोक्ति अलंकार से जैसे गुण जैसे भी पाए जाते हैं, यानी कि अतिशयोक्ति के मतलब कि कुछ ऐसे इतने आंकड़े बता दिए जाएंगे कि इतने हजार की, इतने लाखों की संख्या थी, उस समय इतनी पूरी कुमाऊं की जनसंख्या नहीं थी। तो कहीं कहीं पर आंकड़े क्या होते हैं, हाइपरबोलिक आंकड़े भी होते हैं, तो वहीं पर इनका सावधानी से प्रयोग करना पड़ता है। और दूसरा क्या, ये सांस्कृतिक रूप से इतिहास को जीवित रखने का एक तरीका है। जैसे जागर गाथाएं हैं, ठीक है ना? तो जागर गाथाओं में क्या, भाई एक व्यक्ति जगरिया होगा, जो उसके पीछे भाग लगाने वाले होंगे, गढ़वाली क्षेत्र में से भौन कहते हैं उनको, तो भाग लगाने वाले भौन होते हैं, जिनको भगार कहा जाता है शायद कुमाऊं क्षेत्र में, ठीक है ना? इसके अलावा थाली बजाने वाला उसके साथ अलग होगा, हुड़का वो कभी कभी स्वयं बजाता है। जिस पर देवता अवतरित होगा उसको हम पसवा या डांगर कहते हैं, जिस पर देवता का अवतरण होना है। तो पूरा उसका एक मैकेनिज्म है, ठीक है ना? तो और उत्तराखंड के धार्मिक अनुष्ठान का भी हिस्सा है ये। तो उत्तराखंड में क्या है बच्चों, ये एक महत्वपूर्ण धार्मिक अनुष्ठान भी है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये उत्तराखंड की इतिहास संस्कृति जानना क्यों आवश्यक है। जैसे एक केस स्टडी है इस संबंध में आपके, अभी रिसेंटली आपने रुद्रप्रयाग में केस देखा होगा कि जहाँ पर अगस्त्य मुनि महाराज की डोली, ये सारी चीज़ें, वो एक्टिविटी होनी थी, तो उसमें क्या पॉलिटिकल था, मैं इस बात पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि शायद वहाँ पर प्रशासन कहीं न कहीं ये सोचने का कोशिश कर रहा था कि यार ये तो अंधविश्वास है, डोली में कोई ऐसे देवता थोड़ी चलता है। लेकिन मैं आपको बताऊं बच्चों, उत्तराखंड में यात्राओं की एक बड़ी समृद्ध परंपरा है, जिनका हजारों साल का इतिहास है। तो डोली के माध्यम से यहाँ कई स्थानों पर देवता चलते हैं। और गढ़वाल क्षेत्र में खासकर मैंने तो गांव गांव घूम करके ये देखा हुआ है, कई स्थानों पर वो अपनी जहाँ पुत्री बेटी ब्याही होती है, ध्यान के गांव में जाके भी उसको दर्शन देते हैं और उसके कष्टों को सुनते हैं। वो उनकी मान्यता है, आप ये नहीं कह सकते लॉजिकल है, नहीं है। कई चीजें उनके जो आप कर रहे हो वो उनके हिसाब से भी लॉजिकल नहीं होंगी, ठीक है ना? तो ये समझने की चीज है। तो इसको हम ऐसा नहीं कह सकते कि अंधविश्वास है ये सारी चीजें। अब कोई व्यक्ति जो विश्वास कर रहा है, तो दूसरे के लिए अंधविश्वास हो सकता है ना। जो संस्कृति का हिस्सा है, उसके कल्चर का पार्ट है, उसमें उसकी बहुत सारे चीजें उसकी एसोसिएटेड हैं उसके साथ में, आप उसको तुरंत दरकिनार कर दोगे, तो ये प्रशासनिक दृष्टि से मैं नहीं मानता हूं कि एक अधिकारी वो ऐसा होना चाहिए। उसको तो संवेदनशील होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो, इसीलिए भारत में जब अंग्रेज भी आए, उन्होंने हमारी ऐसी मान्यताओं को ही छेड़ा बच्चों, जो बहुत अमानवीय थी। अमानवीय जैसे सती प्रथा, ठीक है ना? विधवा पुनर्विवाह का प्रचलन नहीं था भारतीय समाज में, तो जिससे कि किसी के जीवन और एग्जिस्टेंस के लाइफ को उसके थ्रेट क्रिएट हो रहा था, तो उन्होंने ऐसी चीज़ों को हटाया। बाकी जो भारत के अंदर जो कस्टमरी लॉ चल रहा था, बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उसको एज इट इज़ रखा। खासकर सिविल में अगर हम बात करें, क्रिमिनल में तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें चेंज कर दी थी, लेकिन कस्टमरी लॉ कई जगह वो प्रिवेल करता था, उस हिसाब से ही वो जजमेंट देते थे। तो ये चीज़ ऐसा नहीं कि उन्होंने बिल्कुल हमारी कस्टम्स और जो हमारी यूसेज हैं, उसको अलाउ नहीं करा ब्रिटिश ने। उन्होंने बेटा उन्होंने अलाउ किया, तो उन्होंने लेकिन इसमें समझदारी भी दिखाई, और उसमें अपना-अपना फिर एनालिसिस है। कई लोग मानते हैं कि भाई गलत था, नहीं हुआ, तो वो अपना-अपना। लेकिन मैं ये मानता हूँ, मैंने जितने अकाउंट्स पढ़े हैं, तो सब जगह पर जैसे नंदा राजजात यात्रा उनके शासनकाल में भी चलती रही, चारधाम यात्रा उनके शासनकाल में भी चलती रही, ठीक है ना? उसके लिए व्यवस्थाएँ बनवाई, कई कमिश्नरों ने हॉस्पिटल खुलवाए मार्ग में, ठीक है ना? यात्रियों के लिए सराय बनवाए, तो ये पूरा उनका प्रशासनिक एफर्ट तब भी था। यात्राओं को कराने में प्रशासनिक एफर्ट तब भी होता था, ठीक है ना? तो ऐसा नहीं सोचने की ये बात है कि क्या प्रशासन आज आज़ादी के बाद ही इन सारी चीज़ों के लिए काम करता है? नहीं, पहले भी काम करता था। चंदों के प्रशासन में काम होता था, कतीरियों के प्रशासन में काम होता था, पवारों के प्रशासन में काम होता था। अरे जिसके पास सोर्स नहीं, हमसे माँगो, हम देंगे भाई तुम्हें। सब कुछ लिखा हुआ है। अब लेकिन ये कहोगे सर आप क्यों नहीं बताते? भाई मैं क्यों बताऊँ? पूरा इतना किताब अध्ययन करके रिसर्च मैं करूँ और मैं इसको फ्री में थोड़ी बाँट दूँ किसी को। जितना रेशनल है उतना हम बताएँगे। लेकिन जहाँ प्रूव करने की ज़रूरत पड़ेगी बिल्कुल डॉक्यूमेंट देंगे। डॉक्यूमेंटेड हैं वो कई चीज़ें, ठीक है ना? तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है बच्चों। तो अलग-अलग प्रकार की जागरें और पवाड़े, पवाड़ों में क्या, राजाओं की वीर गाथाएँ, उनके द्वारा करे गए युद्धों का वर्णन, या कई बार राजाओं और राजकुमारों के जो प्रणय गाथाएँ होती थी बच्चों, उसका भी वर्णन होता था। तो ये क्या है, उत्तराखंड के इतिहास जानने के सारे स्रोत मैंने आपके साथ डिस्कस किए,
जिसमें मैंने आपको धार्मिक साहित्य से लेकर के, गैर धार्मिक साहित्य से लेकर के, पुरातात्विक स्रोत तक और लोक साहित्य से संबंधित स्रोत तक ये सारी की सारी चीज़ें बताई। अब अगर आप कोई ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि सर इसमें ऐसा थोड़ा डिटेल बता दीजिए, इसमें ऐसा कुछ बता दीजिए, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिएगा, तो मैं उसी हिसाब से फिर अगले वीडियो को मॉडिफ़ाई करने का प्रयास करूँगा। और एक लेक्चर मैं इस पर और लेकर के आऊँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग लेक्चर, वो होगा बच्चों उत्तराखंड के प्रमुख अभिलेखों पर। तो उत्तराखंड के अभिलेख जितने-जितने पाए गए हैं, उनके मैं आपको ऐसे-ऐसे डायमेंशन बताऊँगा कि मैक्सिमम लोगों को शायद इसके बारे में जानकारी न भी हो, तो उनके ज्ञान का वर्धन किया जाएगा और साथ-साथ में मेरा भी ज्ञान का वर्धन होगा। इतना बात आप ज़रूर ध्यान में रखिए और थोड़ा-सा आप सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना? अब पाठक सर उत्तराखंड पहले एक प्लेटफ़ॉर्म मैंने बनाया था, उसके बाद में उस पे बहुत कुछ संसाधन उस समय और समय का अभाव था। तो उसके बाद अभी जाकर के अब अपना भी हमने इंस्टीट्यूट ओपन कर लिया है ऑफ़लाइन मोड में भी, ठीक है ना? तो जो बच्चे वैसे इंक्वायरी करने के लिए वहाँ ऑफ़लाइन पढ़ना चाहते हैं, तो वो ऑफ़लाइन भी आ सकते हैं। जिनको ऑनलाइन पढ़ना है, तो ऑनलाइन के लिए भी बहुत जल्दी आपको ऐप वगैरह सब मिलने वाली है। उसके लिए भी ऐप बनाने के लिए बात हो चुकी है। तो भी आने वाले समय में हम लॉन्च करेंगे, ठीक है? तो तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद देखने के लिए, अपना प्रेम बनाए रखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार, शमन्या।